हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन इन योर ओन यूट्यूब चैनल डॉक्टर विनेश फार्मेसी। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एक्सिपिएंट्स इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। दोस्तों, हमारी कहानी स्टार्ट होती है ड्रग से। ड्रग मतलब वो चीज जो बीमारी ठीक करने के लिए, जांचने के लिए या फिर बीमारी ना हो उसके लिए ली जाए। लेकिन हमारा अभी कंसर्न है कि बीमारी ठीक करने के लिए ड्रग ली जाती है। तो ठीक है, पेशेंट है, पेशेंट ने ड्रग ले ली और ड्रग लेने के बाद पेशेंट बिल्कुल फिट हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहां पर है ड्रग और यहां है पेशेंट। लेकिन यहां पर ड्रग क्या है? इट इज सॉलिड। लेकिन यहां पर पेशेंट क्या ले रहा है? लिक्विड। क्योंकि पेशेंट सॉलिड नहीं ले सकता, इसलिए हमने क्या किया, इस ड्रग को हमने बदल दिया लिक्विड के अंदर। तो जो कहानी ड्रग को लेकर ठीक होने तक चली थी, हमने ड्रग को पहले लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाया और लिक्विड डोजेज फॉर्म को पेशेंट ने लिया और उसके बाद ठीक हो गया। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाया आपने ड्रग से, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। क्या ये इतना इजी प्रोसेस है क्या? इस इजी प्रोसेस को बनाया गया है ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। तो एक्सिपिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने हमारी इस प्रक्रिया में ड्रग को लिक्विड डोजेज फॉर्म बनाने में मदद की। तो क्या इतना इजी है क्या बनाना? ये जो सॉलिड ड्रग है, इस सॉलिड ड्रग को पहले लिक्विड में घोलना और घोलने के बाद इसको आसानी से ले लेना। हो सकता है ड्रग खराब हो चुकी हो, या हो सकता है कि ड्रग के खराब होने के चांसेस हो सकता है ड्रग घुली ही ना हो। तो हमें कई चीजों का ध्यान रखना है, मतलब हमें आवश्यकता है, देयर इज नीड। किस चीज की? ये पहली आवश्यकता, टू सॉल्युबलाइज द ड्रग। जो ड्रग है उसको सॉल्युबलाइज करना है। फिर हमें आवश्यकता है टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन, ड्रग को खराब होने से बचाने की। तीसरी चीज इसके अंदर है प्रोटेक्ट फ्रॉम चेंज इन पीएच। जब आप यूज करोगे एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस ड्रग के अंदर, तो पीएच की वजह से ड्रग खराब हो सकती है। और यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि अगर हम ड्रग के अंदर पानी डाल देंगे तो पानी के अंदर बैक्टीरिया और जीवाणु, विषाणु, कीटाणु ग्रो करते हैं, तो ड्रग खराब हो सकती है। फिर इसके अलावा टेस्ट भी तो होना चाहिए, तभी तो ड्रग एक्सेप्टेबल होगी। और इसके अलावा सिमिलर टू बॉडी फ्लूइड्स, जो ड्रग हम दे रहे हैं वो शरीर में जाकर किसी तरह का लफड़ा नहीं करे, सिर्फ जो हम चाहते हैं वही चीज करे। तो ये जो सारी चीजों की आवश्यकता है, ये कहां से पूर्ति होती है? यही पूर्ति होती है किससे? एक्सिपिएंट से। तो जब भी दवा बनाते हैं, डोजेज फॉर्म बनाते हैं, ड्रग के अलावा जो भी सब्सटेंस यूज करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? एक्सिपिएंट्स। और यहां पर लिक्विड डोजेज फॉर्म में अभी हम सिर्फ बात करेंगे उन एक्सिपिएंट्स की जो सिर्फ लिक्विड में काम आते हैं। हम देखते हैं पहले इनकी लिस्ट और फिर हम देखेंगे डिटेल में वन बाय वन कौन से हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है आपके सामने सॉल्वेंट्स, बफर्स, डेंसिटी मॉडिफायर्स, आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर्स, विस्कोसिटी एनहेंसर्स, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे पहले सॉल्वेंट से। भैया, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जो ड्रग हमने देखी थी सॉलिड की, हमें उसे घोलना है, तभी तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में बनेगा। अब उसके अंदर पहली चीज आती है कि सॉल्वेंट कितने तरीके हैं। तो सबसे जो कॉमन है वो है एक्वस सॉल्वेंट, मतलब पानी की बात हो रही है। अब जो एक्वस सॉल्वेंट सबसे ज्यादा काम आता है, जहां पर एक्वस वर्ड आए मतलब हम बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर सबसे ज्यादा यूज होता है, तो यही तो लिखा है, इट इज मोस्ट वाइडली यूज व्हीकल। अब व्हीकल का मतलब सॉल्वेंट को यहां पर व्हीकल कहा गया है। पानी की और खासियत क्या बात है कि इट इज नॉन टॉक्सिक, इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। इसकी और खासियत है कि इट डिजॉल्व्स मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ज्यादातर दवाएं इसके अंदर घुल जाती हैं। फिर इसके अलावा अब ये जो पानी दिख रहा है, सवाल उठता है कि या सर, जो नॉर्मल वाटर हम देखते हैं उसी पानी की बात हो रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पानी है उसकी अलग अलग कैटेगरी हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल वाटर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब यहाँ पर लिक्विड डोजेज फॉर्म सिर्फ पीने वाले लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात नहीं हो रही है, या वहां पर ये वो भी लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात हो रही है जहां पर हम पेरेंटल रूप में देते हैं, मतलब बॉडी के अंदर सिरिंज के थ्रू इनको डालते हैं। तो जो पहला है ये होता है पोर्टेबल वाटर। अब पोर्टेबल वाटर क्या है?
इट इज वाटर फ्रेशली ड्रॉन फ्रॉम मेन सिस्टम एंड विच इज सूटेबल फ्रॉम ड्रिंकिंग। ये वो वाटर है जो टैप से मिलता है और जो पीने लायक है। दूसरा जो वाटर है वो कहलाता है प्यूरिफाइड वाटर। इट इज फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड इमीडिएटली बिफोर यूज टू डिस्ट्रॉय एनी वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट माइट बी प्रेजेंट। प्यूरिफाइड वाटर पोर्टेबल वाटर से ही बना है, लेकिन इसको क्या है, इसको गर्म किया गया है और फटाफट ठंडा किया है यूज से जस्ट पहले। यही कहलाता है प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर की और खासियत है कि प्यूरिफाइड वाटर मस्ट बी यूज्ड इन केस where the presence of salts dissolves in potable water is undesirable। सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास पोर्टेबल वाटर है तो प्यूरिफाइड वाटर की क्या जरूरत है। तो जो डिसॉल्व इंप्यूरिटीज है सॉल्ट्स की फॉर्म में, अगर वहां उसकी वजह से दिक्कत है तो उस केस में हमें प्यूरिफाइड वाटर ही यूज करना पड़ता है। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि प्यूरिफाइड वाटर कैसे बना है पोर्टेबल वाटर से। तो प्यूरिफाइड वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन or deionization of potable water or by the process of reverse osmosis। पोर्टेबल वाटर को तीन तरीके से जब हम ट्रीट करेंगे तो हम प्यूरिफाइड वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। वो तीन तरीके हैं डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज रेजिन या आयन एक्सचेंज प्रोसेस से, इसे हम डीआयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं, और तीसरा प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। जो तीसरे तरह का वाटर है ये कहलाता है वाटर फॉर इंजेक्शन, शॉर्ट में हमने इसको WI लिखा है। इसकी खासियत यह है कि वाटर फॉर इंजेक्शन इज यूज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल सॉल्यूशन। तो जो हमें शरीर में डालते हैं इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू, वहां पर हम यूज करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय स्टेरलाइजिंग पायरोजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर इमीडिएटली आफ्टर इट्स कलेक्शन। और ये हम कैसे बनाते हैं, डिस्टिल वाटर को स्टेरलाइज कर जो पायरोजन फ्री होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन की एक और खासियत है जो आपको ध्यान रखनी, जिसपे क्वेश्चन आया है ये आपके सामने, कि वाटर ऑफ इंजेक्शन फ्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर एमिनोफाइलिन एंड फिनोबार्बिटोन। इस वाटर फॉर इंजेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी घुली हुई रहती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली हुई दवाएं हैं उनको खराब कर देती है, जैसे एमिनोफाइलिन और फिनोबार्बिटोन आपके सामने है। तो अगर आपको ये दो ड्रग यूज करनी है और आपको पेरेंटल प्रिपरेशन बनानी है वाटर फॉर इंजेक्शन यूज कर तो आपको उसमें से CO2 बाहर निकालना पड़ेगा। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट चीज जिस पर क्वेश्चन आया है कि वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री ऑफ डिसॉल्व्ड एयर यूज फॉर एपोमॉर्फिन एंड अर्गोटामिन। जिस तरह यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड घातक थी, इसी तरह यहाँ पर जो घुली हुई हवा है वो खराब कर देती है आपकी ड्रग को, जो एपोमॉर्फिन और एर्गोटामिन है। तो इस केस में हमें एयर भी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही वाटर फॉर इंजेक्शन हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्रग पानी में घुलती ही नहीं है या फिर ड्रग पानी में घुलते ही खराब हो जाती है। तो इस केस में हम यूज करते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन की क्या जरूरत पड़ी, तो ये रहा आंसर आपके सामने। नॉन एक्वस सॉल्यूशन या नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर यूज व्हेन द ड्रग इज अनस्टेबल इन एक्वस सिस्टम ऑन वाटर। जब आपकी ड्रग पानी में खराब हो जाए उस केस में आपको क्या यूज करना है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स यूज करने हैं। दूसरा कारण, इफ डिपो इज रिक्वायर्ड, अगर आपको लंबे समय तक ड्रग का एक्शन चाहिए तो उस केस में हम क्या करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। एग्जांपल, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स इन ऑयल्स इज यूज्ड फॉर डिपो थेरेपी। मतलब यहां पर क्या है, ड्रग बिल्कुल इस तरह से स्टोरेज बन जाता है, डिपो का काम करता है और इससे ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। ये जब भी संभव है जब हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं। और एग्जांपल आपके सामने, प्रोपियोनेट, बेंजोइड ईस्टर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडायोल। ये दो हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडायोल। जब इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में तो उस समय आपको डिपो प्रिपरेशन मिलती है। अब कौन कौन से सॉल्वेंट यूज होते हैं नॉन एक्वस, जैसा हमने देखा था एक्वस में वाटर, पोचेबल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन। इसी तरह नॉन एक्वस में जो अलग अलग सॉल्वेंट हैं ये रहे आपके सामने। पहला होता है फिक्स्ड ऑयल, उसका एग्जांपल है एलमंड ऑयल, अराचिस ऑयल, ओलिव ऑयल, सीसेम ऑयल, मेज ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोया ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो है एल्कोहल। अब एल्कोहल कौन सा, इथाइल एल्कोहल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है।
तो इथाइल अल्कोहल मोस्ट वाइडली यूज, लेकिन यहां पर भी इसको मेनली एक्सटर्नल यूज में ही लिया जाता है। और दिस इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज लो कंसंट्रेशन एज सॉल्वेंट विद वाटर। इसको पानी के साथ भी यूज किया जाता है एज अ को सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे अगला कौन सा है। अगला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड इट इज आल्सो यूज्ड एक्सटर्नली। ये भी बाहरी रूप पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसके अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स हों, जैसे ग्लाइकॉल्स, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, जैसे ग्लिसरॉल। इसके अलावा और जो एग्जांपल्स हैं नॉन एक्वस के, उसमें है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, इसे हम शॉर्ट में DMSO भी बोलते हैं। ये क्या है? इट इज हाईली पोलर कंपाउंड दैट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन। जब हम पढ़ेंगे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे कि कई बार दवा स्किन के थ्रू आर पार नहीं हो पाती, तो उस स्किन के थ्रू अगर ड्रग को अंदर डालना है तो वहां पर हमें स्पेशल सब्सटेंस डालने पड़ते हैं। उसका एग्जांपल है एक DMSO। तो यही तो है, इट हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू द स्किन। अगला एग्जांपल है ये इथाइल ईथर। इट इज यूज्ड एज को सॉल्वेंट विद अल्कोहल इन सम कोलोडेन्स। कोलोडेन एक तरह की प्रिपरेशन है, यहां पर इथाइल अल्कोहल यूज होता है एज ए को सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स इन इमल्शन। जब इमल्शन हम देंगे, टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब स्किन पर लगाने के लिए, वहां पर लिक्विड पैराफिन को यूज किया जाता है और लिक्विड पैराफिन यहां पर सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा और भी जो सॉल्वेंट्स हैं यहाँ पर मिसलिनियस कैटेगरी है, जैसे आइसोप्रोपाइल मिरिस्टेट, आइसोप्रोपाइल पामीटेट, जाइलिन। अब जाइलिन कहाँ यूज होती है? इट इज यूज इन सम ईयर ड्रॉप्स फॉर ह्यूमन यूज टू डिसॉल्व ईयर वैक्स। ईयर वैक्स को बोलते हैं सेरुमिन। जो कान का मैल है उसको घोलने के लिए हम क्या करते हैं? ईयर ड्रॉप्स में क्या यूज करते हैं? जाइलिन। तो कितना इंटरेस्टिंग यूज है जाइलिन का। एंड ग्लाइकोफ्यूरॉल एक और एग्जांपल है ग्लाइकोफ्यूरॉल। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेरेंटल प्रोडक्ट्स, जिनको इंजेक्शन के थ्रू डालना है बॉडी के अंदर, यहां पर ये सॉल्वेंट यूज होता है जिसका नाम है ग्लाइकोफ्यूरॉल। तो यहां पर हम कंप्लीट करते हैं सॉल्वेंट, जो ड्रग आपको घोलनी है, मतलब जिसकी वजह से लिक्विड बनेगा, ये हमने सॉल्वेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और कौन से एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं। बात आती है बफर की। भैया हम बफर पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से कि बफर वो एजेंट होते हैं जो पीएच चेंज नहीं होने देते। आपकी कोई प्रिपरेशन है, उसमें अगर आप बाहर से कोई एसिड या एल्कली डालोगे तो भी उसका पीएच वैसा का वैसा रहेगा। अब सवाल उठता है कि हमारी प्रिपरेशन में बफर डालने की क्या जरूरत है? तो यही तो सोचा जा रहा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ एडिंग बफरिंग एजेंट या बफर्स। तो पहले हमें ये देखना जरूरी है कि द बफर अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन। या फिर हम कह सकते हैं कि ड्रग स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द पीएच। तो पीएच ड्रग की स्टेबिलिटी को भी चेंज करता है, सॉल्युबिलिटी को भी और बायोअवेलेबिलिटी को। तो अब आप सोचिए, अगर ड्रग सॉल्युबल ही नहीं रहेगी तो घुलेगी नहीं, तो एब्जॉर्ब कहाँ नहीं होगी, और एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एक्शन कहां से आएगा? जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बायोअवेलेबिलिटी नहीं होगी उसकी। तो पीएच जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एज द पीएच ऑफ मोस्ट बॉडी फ्लूइड्स इज 7.4, प्रोडक्ट्स लाइक इंजेक्शंस, आई ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स शुड बी बफर्ड एट पीएच 7.4 टू अवॉइड इरिटेशन। चूंकि हमारे बॉडी फ्लूइड्स का क्या है? पीएच 7.4। अगर तुमने इस पीएच के अलावा बहुत नीचे या ऊपर के पीएच का सॉल्यूशन दे दिया बॉडी के अंदर, जैसे इंजेक्शन में, तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप अगर आपने दे दिया तो बॉडी के अंदर इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए जो पीएच बॉडी में डालते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, वो पीएच वही होना चाहिए जिसको बॉडी का पीएच है 7.4 के आसपास। अब सवाल उठता है ये कैसे संभव है? तो materials which when dissolved in a solvent will enable the solution to resist any change in pH should an acid and alkali be added। तो बफर्स के बारे में यही है कि बफर वो मटेरियल हैं जिनको जब सॉल्वेंट में डाला गया तो उनका पीएच चेंज नहीं होने देगा जब आप एसिड या एल्कली डालते हो। तो सर एग्जांपल तो बताइए बफरिंग एजेंट्स के। तो ऐसा है, ये रहे आपके सामने। Mostly used buffering agents are based on carbonates, citrates, gluconates, lactates, phosphates और tartrates।
Borates can be used for external application but not to mucous membrane or to abraded skin. अब ये सारे इस तरह के बफर्स यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से प्रिपरेशन आपका पीएच एक जैसा रहेगा और आपका जो ऑब्जेक्टिव है पीएच कांस्टेंट का वो आप अचीव कर सकते हैं। तो ये कहानी थी बफर्स की। दोस्तों अब सवाल उठता है डेंसिटी मॉडिफायर्स। डेंसिटी मॉडिफायर्स की क्या आवश्यकता है? ये इतना डिटेल में टॉपिक नहीं है, इट इज सिंपली रिलेटेड टू द एनेस्थेटिक्स जो हम यूज करते हैं और वो भी स्पाइनल एनेस्थेटिक्स। तो ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थेटिक्स। The terms used to describe the density of injection in relation to that of spinal fluid. अब होता क्या है कि स्पाइनल एनेस्थेटिक, आप जानते हो एनेस्थेटिक वो एजेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर शून्यता पैदा करते हैं और ये वो एनेस्थेटिक हैं जिनको स्पाइनल के थ्रू दिया जाता है। अब जो भी हम फॉर्मुलेशन देंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म, वो स्पाइनल फ्लूइड है उसका जैसा डेंसिटी का ही होना चाहिए। सेम डेंसिटी क्या होता है उसे बोलते हैं आइसोबैरिक। कम का होता है वो होता है हाइपोबैरिक, ज्यादा का होता है हाइपरबैरिक। आपको इतना याद रखना है कि डेंसिटी उसकी स्पाइनल फ्लूइड के सिमिलर होनी चाहिए। तो ये रहा आपके सामने। अगर जो आप सॉल्यूशन यूज कर रहे हो उसकी डेंसिटी अगर इक्वल टू स्पाइनल फ्लूइड है तो वो कहलाता है आइसोबैरिक। अगर डेंसिटी लो देन स्पाइनल फ्लूइड है तो वो कहलाता है हाइपोबैरिक। इसी तरह अगर डेंसिटी हायर देन स्पाइनल फ्लूइड तो वो कहलाता है हाइपरबैरिक। अगली चीज इसके बारे में है, द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल फॉर डेंसिटी मॉडिफिकेशन इज डेक्सट्रोज। तो कौन सा मटेरियल से डेंसिटी ज्यादा कम हो सकती है? आंसर आपके सामने डेक्सट्रोज। अब देखते हैं हम अगला एक्सिपिएंट जो यूज होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सिपिएंट जो है आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर। जी हाँ, ये वो सब्सटेंस हैं जो आपकी प्रिपरेशन को आइसोटोनिक बनाएंगे। अब आइसोटोनिक अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो बॉडी में समस्या आ सकती है। किस तरीके से ये देखते हैं हम कि सॉल्यूशंस फॉर इंजेक्शन फॉर एप्लीकेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन and large volume solution for ophthalmic use must be made isoosmotic with tissue fluid to avoid pain and irritation। जो इंजेक्शन बॉडी में लगने वाले हैं सिरिंज के थ्रू, मतलब इंजेक्शन की ही बात हो रही है, या फिर वो सॉल्यूशन जो म्यूकस मेम्ब्रेन में लगने वाले हैं, या फिर ऑप्थेल्मिक यूज में आंख में डालने वाले सॉल्यूशन है, ये आइसोऑस्मोटिक होनी चाहिए। मतलब इनकी टोनिसिटी आपके बॉडी फ्लूइड्स के जैसी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो पेन होगा और इरिटेशन होगा। तो अगर पेन इरिटेशन को बचाना है तो आपका जो प्रिपरेशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आइसोटोनिक क्यों? ये रहा जवाब आपके सामने। पहले हम देखेंगे कि आइसोटोनिक में क्या होता है। अगर आपके प्रिपरेशन आइसोटोनिक है और हमने एग्जांपल लिया है आरबीसी का, तो अगर आपके प्रिपरेशन आइसोटोनिक है तो आरबीसी में उतनी ही मात्रा में वाटर अंदर जा रहा है और उतनी मात्रा में वाटर बाहर आ रहा है। मतलब वाटर इन इज इक्वल टू वाटर आउट। और आपके प्रिपरेशन ऐसी है तो आरबीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं हुई तो या तो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो फिर समझ लेते हैं हम कि इस केस में मोर वाटर इनसाइड द सेल, ज्यादा पानी अंदर आ रहा है आरबीसी के। अगर ऐसा है तो आपका जो प्रिपरेशन है वो होता है हाइपोटोनिक। अब इस केस में सोचो अगर पानी अंदर ज्यादा चला गया तो आरबीसी चली जाएगी और फूट जाएगी। इसी प्रोसेस को हम पढ़ते हैं कि इट इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। तीसरा केस जो हम देख सकते हैं कि मोर वाटर आउट ऑफ द सेल, और अगर ऐसा है आपकी प्रिपरेशन कहलाती है हाइपरटोनिक, मतलब ज्यादा पानी बाहर जा रहा है। अब आप सोचिए अगर आपने ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन यूज करी तो आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी, पेन होगा, इरिटेशन होगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? आइसोटोनिसिटी मॉडिफायर यूज करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, और वो प्रिपरेशन जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है। तो सवाल उठता है कि आइसोटोनिसिटी कैसे मेंटेन करते हैं? तो यहां पर भी हम सब्सटेंस ऐड करते हैं ये वाले आपके सामने। And the most widely used isotonicity modifiers are dextrose and sodium chloride। डेक्सट्रोज और सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा यूज होते हैं जिससे आइसोटोनिसिटी एडजस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं है, और भी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं।
अब हम बात करेंगे विस्कोसिटी एनहेंसर्स। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट्स की बात हो रही है। अगेन क्वेश्चन आ गया कि हमारी जो प्रिपरेशन है उसको गाढ़ा करने की क्या जरूरत है। भैया विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, और विस्कोसिटी इंक्रीज करने का मतलब विस्कोसिटी बढ़ाना है, उसको गाढ़ा करना है। तो अभी आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। These viscosity enhancers are useful for aqueous-based topical solutions to remain in place on the skin or in the eyes. ये वो प्रिपरेशन होती हैं जो एक्वस बेस्ड हैं, टॉपिकल सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जो शरीर के ऊपर लगाते हैं सरफेस पे, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक जगह ज्यादा देर तक रहे, रिमेन इन प्लेस ऑन स्किन और इन द आईज, या फिर आंखों में रहे। जैसे कौन सी यूज होते हैं एजेंट? लो कंसंट्रेशन ऑफ जेलिंग एजेंट्स कैन बी यूज टू इंक्रीज द विस्कोसिटी। जेलिंग एजेंट का मतलब ये वो एजेंट होते हैं जिनमें अगर थोड़ा सा पानी मिलाया जाए तो जेल जैसे हो जाते हैं। एग्जाम्पल पोविडोन, हाइड्रोक्सीथोलिथाइल सेलुलोज एंड कार्बोमर। ये तीन एग्जाम्पल हैं, पोविडोन, हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज और कार्बोमर। इस पिक्चर की मदद से आपको क्लियर हो जाएगा। ये रही पहली पिक्चर आपके सामने। हमें यहाँ पर प्रिपरेशन लगानी है, लेकिन प्रिपरेशन हमारी लिक्विड है और एक्वस बेस है। आप सोचिए, अगर लगाए, जैसे ही लगा दिया और ये फ्लो हो गई, नीचे गिर गई, तो यहाँ पर रहेगी नहीं और ड्रग का इफेक्ट आएगा ही नहीं। लेकिन अगर हमने इसकी विस्कोसिटी बढ़ा दी, इसको गाढ़ा कर दिया, जैसे इस केस में आप देख रहे हो, तो दवा ज्यादा देर तक रहेगी, अपना असर दिखाएगी। दूसरा फिगर ये रहा आपके सामने, जो आप आंख में डाल रहे हो प्रिपरेशन, ये आंख में रुकनी चाहिए कुछ देर तक। तो ऐसा तो नहीं है डालते ही निकल गई। तो ये जब भी संभव है जब इसकी विस्कोसिटी बढ़ाएंगे, मतलब विस्कोसिटी इनहेंस करनी है इसकी भी। तो दो केस हो तो गए, टॉपिकल स्किन मतलब स्किन के अंदर और आइस के अंदर, यहां पर जरूरत पड़ती है हमें विस्कोसिटी एनहेंसर्स की। अब हम बात कर रहे हैं प्रिजर्वेटिव की। तो ये प्रिजर्वेटिव एक शब्द से बना है जिसका मतलब होता है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाकर रखना। अब यहाँ पर किससे बचाने की बात हो रही है? हम जो प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं उसमें पानी यूज हो रहा है, और जहां पर पानी है वहां पर जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, आपकी दवा खराब हो जाएगी। तो प्रिजर्वेटिव्स आर द सब्सटेंसेस which are used to kill or inhibit the growth of microorganisms in the preparation। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब या तो किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं क्या? ग्रोथ, माइक्रोब की वृद्धि को। किसमें? प्रिपरेशन में। दस दे प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज और डिटेरियोरेशन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये आपकी प्रिपरेशन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कैसे? उन्हें नष्ट होने से बचाते हैं, मतलब स्पॉइलेज या फिर डिटेरियोरेशन से बचाते हैं। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? कि जो प्रिजर्वेटिव होते क्या हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंस, जैसे केमिकल होते हैं, ड्रग भी केमिकल है, ऐसे ही प्रिजर्वेटिव भी केमिकल सब्सटेंस है, और ये बहुत कम मात्रा में यूज होते हैं। 0.003, 0.02, 0.01। तो आप सोचिए इतनी कम मात्रा में इतने इफेक्टिव होते हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है? Adsorption of preservative onto the walls of container from the product, but if it is used it should not occur। तो आपको ध्यान ही रखना है कि adsorption of preservative onto the container from the product does not occur। ये जो प्रिजर्वेटिव यूज किया है आपने अंदर प्रिपरेशन में, ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है इसके साथ चिपकना नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। अगर प्रिपरेशन में रहेगा तो ही अपना असर शो करेगा। अगर प्रिजर्वेटिव यहां पर चिपक गया वॉल के साथ, तो मैंने आपको बताया ना, इनकी मात्रा तो पहले ही बहुत कम होती है, 0.01, 0.2, 0.3। तो काम कौन करेगा? अगर माइक्रोब एंटर कर गया तो आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। इसीलिए लिखा है कि एड्सॉर्प्शन प्रोडक्ट में से जाकर वॉल्स के साथ नहीं होना चाहिए, कंटेनर्स के साथ। Efficiency should not be impaired by the pH of the solution or by the interaction with the other ingredients। इसके अलावा जो और चीजें यूज हो रही हैं, एक्सीपिएंट्स यूज हो रहे हैं, ड्रग्स यूज हो रहे हैं, उसके साथ भी प्रिजर्वेटिव की क्रिया नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए पैराहाइड्रोक्सिक बेंजोइक एसिड ईस्टर्स कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द माइसेली ऑफ सम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स। होता क्या है? एग्जाम्पल ये आपके सामने पैरा
हाइड्रोक्सी अमीनो बेंजोइक एसिड ईस्टर प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो क्या होते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं कहां पर, नॉन एनिक सर्फेक्टेंट। ये सिर्फ आपको एग्जांपल है समझाने के लिए, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। दवा के खराब होने के कई कारण हैं, उसमें एक कारण हम देख चुके हैं, पानी। पानी के अलावा ऑक्सीजन भी एक कारण है, और इसीलिए हम हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से जो आपकी दवाएं खराब हो गई उनको बचाने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। एग्जांपल्स जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट्स, उसका एग्जांपल है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। एंटीऑक्सीडेंट्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA, या फिर BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। अगली जो कैटेगरी जो यूज होती है एक्सीपिएंट्स लिक्विड फॉर्मुलेशन में, वो होती है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीट का मतलब होता है मीठा, और जो मीठा प्रदान करने वाले एजेंट्स होते हैं वो होते हैं स्वीटनिंग एजेंट्स। बदकिस्मती ये है कि मोर देन 90%, मतलब 99% ड्रग्स कड़वी होती हैं, इसलिए दवा के अंदर हमें स्वीटनिंग एजेंट डालना पड़ता है, स्पेशली अगर उसको लिक्विड डोजेज फॉर्म में दिया गया है तो। और जो स्वीटनिंग एजेंट सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है सुक्रोज। तो सुक्रोज इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट। इसका फायदा है, सुक्रोज सबसे ज्यादा यूज होता है, क्यों? क्योंकि इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा, इट इज कलरलेस, मतलब प्रिपरेशन बनाएंगे तो प्रिपरेशन में कोई कलर नहीं आएगा। वेरी सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बहुत सॉल्युबल है। स्टेबल ओवर अ pH रेंज ऑफ अराउंड 4 to 8, मतलब ये स्टेबल रहता है 4 से 8 pH तक। एंड गिव्स प्लेजेंट टेक्सचर बाय इंक्रीजिंग विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड प्रिपरेशन, और जिस भी प्रिपरेशन में हम डालेंगे तो आपको अच्छा एहसास होगा। इट मास्क द टेस्ट ऑफ बोथ सॉल्टी एंड बिटर ड्रग्स, दवा चाहे नमकीन हो चाहे कड़वी हो उसके टेस्ट को छुपा देता है, मतलब मास्क कर देता है। एंड हैज अ सूदिंग इफेक्ट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट, अगर उसको लेते हैं गले से तो सूदिंग इफेक्ट देता है आपके गले को। तो इतने सारे फायदे हैं, इसीलिए सुक्रोज सबसे ज्यादा यूज में होता है। पर्टिकुलरली यूजफुल एज अ व्हीकल फॉर एंटीट्यूसिव प्रिपरेशन। एक खास बात जो सुक्रोज की है कि एंटीट्यूसिव प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन होती हैं जो सूखी खांसी या ड्राई कफ में काम आती हैं, तो उसके अंदर मेनली सुक्रोज ही काम आता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करेंगे स्वीटनिंग एजेंट में। अगली जो एग्जांपल है वो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मतलब वही कहानी जिसमें अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप है। उसका एग्जांपल है सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ग्लिसरॉल। और खास बात इनकी कि दीज कैन बी यूज इन डायबिटिक्स। हम जानते हैं डायबिटिक्स के अंदर सुक्रोज यूज नहीं हो सकती, तो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उन फॉर्मुलेशन में हम ये यूज कर सकते हैं। अदर लेस वाइडली यूज बल्क स्वीटनर्स, इसके अलावा और भी जो स्वीटनिंग एजेंट यूज होते हैं जैसे मैल्टिलॉल, लैक्टिलॉल, आइसोमॉल्ट, फ्रक्टोज एंड जाइलिटॉल। ये तो बात हुई जो हम नेचुरल एजेंट्स हैं, केमिकल्स हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कृत्रिम तरीके से बनाए जा रहे हैं, और ये स्पेशली यूज होते हैं डायबिटिक्स के अंदर। इन स्वीटनर्स की खास बात क्या है कि ये कई गुना स्वीट होते हैं सुक्रोज से। तो ये रहा आपके सामने कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर आल्सो टर्म्ड एज इंटेंस स्वीटनर्स। इंटेंस का मतलब बहुत ज्यादा स्वीटनर्स होती हैं, इसलिए these are hundreds and thousand times sweeter than sucrose, मतलब सैकड़ों हजारों टाइम ज्यादा स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं सुक्रोज से, इसीलिए इन्हें इंटेंस स्वीटनर्स कहते हैं। अगली बात, एग्जांपल्स इनके हैं सोडियम और कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ सैकरिन, जिसे हम कॉमन सैकरिन भी बोलते हैं। एस्पर्टेम, जो क्या है, एल एस्पर्टिक एसिड और एल फिलानिन का कॉम्बिनेशन है। एस सल्फेम पोटेशियम, थोमेटेन, सोडियम साइक्लोमेट एंड नियोहेस्पेरिडिन, ये और एग्जांपल्स हैं जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के यूज में होते हैं। इसके अलावा जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये सारे के सारे बिटर या मेटलिक आफ्टर टेस्ट, इनको यूज करने के बाद बिटर टेस्ट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैटेगरी। अगली कैटेगरी है फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स। फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद, और स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट क्या कहलाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट।
So flavoring agents are particularly useful in pediatric formulation to ensure patient compliance. Mainly जो बच्चों की प्रिपरेशन होती है उसमें यूज होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट. It also helps in easy identification of liquid products. फ्लेवरिंग एजेंट स्वाद के अलावा प्रोडक्ट को पहचानने में भी मददगार होते हैं. मतलब आइडेंटिफिकेशन में, जैसे घर के अंदर अगर 4 तरह की दवाएं हैं और दवा मंगवानी है, तो अगर कोई पढ़ना भी नहीं जानता उसको सिंपल कहा जा सकता है कि पीले रंग की दवा लानी है या फिर लाल रंग की या फिर हरे रंग की. फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूमिंग एजेंट्स कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक. ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और उनका कृत्रिम तरीके से निर्माण किया जा सकता है. नेचुरल के एग्जाम्पल है फ्रूट जूस, एरोमेटिक ऑयल्स जैसे पेपरमिंट एंड लेमन, हर्ब्स एंड स्पाइसेस. अगर आर्टिफिशियल की बात करें, दीज आर प्योरली सिंथेटिक ओरिजिन. इनको प्योरली सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है एंड आर अवेलेबल एज एल्कोहलिक और एक्वस सॉल्यूशन और एज पाउडर. वो सॉल्यूशन और पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. अगर सॉल्यूशन है तो वाटरी सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन भी हो सकता है. अब सवाल उठता है कि कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट यूज करें. तो ये डिपेंड करता है एज पर. मतलब सिलेक्शन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट डिपेंड्स ऑन द एज. फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन प्रीफर फ्रूटी टेस्ट. बच्चे फलों का स्वाद पसंद करते हैं. वेयरएज अडल्ट्स चूज फ्लोरी ऑर्डर्स एंड एसिड फ्लेवर्स. जबकि अडल्ट क्या करते हैं, फ्लोरी ऑर्डर्स और एसिड फ्लेवर पसंद करते हैं. Other materials for the masking of unpleasant taste include menthol, peppermint oil and chloroform. और भी जो सब्सटेंसेस हैं इनके अलावा उनमें आता है मेंथॉल, पेपरमिंट ऑयल और क्लोरोफॉर्म. ये भी फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं लिक्विड प्रिपरेशन में. बात करते हैं हम कलरेंट्स की. यहां से दिख रहा है आपको, कलर प्रोवाइड करने वाले एजेंट्स कहलाते हैं कलरेंट्स. The colorants are used to improve the attractiveness of preparation. प्रिपरेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज होता है कलरेंट्स या कलरिंग एजेंट. टू अनेबल इजी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलरली ऑफ पॉइजनस मटेरियल. और क्यों यूज होता है, ताकि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके. मेनली अगर प्रोडक्ट आपका जहरीला हो, for example, to differentiate between the many types of antiseptic solution used in hospitals for the disinfection of skin, instruments, syringes, etc. जैसे अस्पताल में एंटीसेप्टिक भी होते हैं, डिसइंफेक्टेंट भी रखे होते हैं और बार बार उनका अस्पताल में यूज होता है. तो अब कौन सी दवा कहाँ काम आएगी, सिंपली कलर अगर अलग अलग है तो यूज करने से पहले ही पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, दूर से पहचाना जा सकता है कि ये एंटीसेप्टिक है या फिर डिसइंफेक्टेंट है. क्योंकि एंटीसेप्टिक तो लिविंग टिश्यू को लगता है और डिसइंफेक्टेंट तो क्या है, वो जमीन पे लगता है. कहने का मतलब दोनों केमिकल का यूज अलग है, तो सिर्फ कलर से उनको पहचान लिया गया है. इसके अलावा और कलर का यूज क्यों होता है, टू मास्क डिग्रेडेशन प्रोडक्ट विच इज इनसिग्निफिकेंट बाय यूज ऑफ अ सूटेबल कलर. हो सकता है आपकी दवा डिग्रेड हो गई हो और डिग्रेड होने के बाद ऐसा प्रोडक्ट बना हो जिसका कलर ही अलग हो, लेकिन वो डिग्रेड प्रोडक्ट इनसिग्निफिकेंट है, मतलब आपकी प्रिपरेशन पर कोई असर नहीं है. तो ऐसा डिग्रेडेशन प्रोडक्ट अगर आपको छुपाना है तो भी छुपाया जा सकता है कलर प्रदान करके. अब ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. अगर नेचुरल की बात करें तो ये इनका अलग अलग कैटेगरी है. नेचुरल्स आर क्लासिफाइड इनटू कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, एंथोसियानिन्स, राइबोफ्लेविन्स, कैरेमल एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बीटरूट. जो दूसरा है सिंथेटिक या फिर उन्हें कोलतार डाइस भी हैं. दी आर मोर स्टेबल देन नेचुरल मटेरियल्स. ये नेचुरल से ज्यादा स्टेबल हैं. एग्जाम्पल हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स. तो फ्रेंड्स यहां पर हम कंप्लीट करते हैं शॉर्ट में एक्सिपेंट्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए. लाइक के साथ आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच.